हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट विथ राकेश चैनल पर। दोस्तों, हम जो है भारतीय संविधान के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो राष्ट्रपति से संबंधित है उन पर यह वीडियो बनाए हैं। थोड़ा सा आपका हमें समय चाहिए, आप थोड़ा सा समय दीजिए और देखिए अंत तक। इस वीडियो में आप राष्ट्रपति से संबंधित समस्त टॉपिक को कवर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये जो फिगर बना हुआ है इस फिगर पर भी हम वर्णन किए हैं इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है, हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आगे हम देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया है, यह बताया गया अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। केवल अनुच्छेद 52 में यही कहा गया दोस्तों। नेक्स्ट अनुच्छेद 53 जो है दोस्तों, उसमें यह कहा गया है कि कार्य संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं दोस्तों, कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं। तो राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं एंड मंत्रिपरिषद। दोस्तों, एक कार्यपालिका में आते हैं लोग। और अनुच्छेद 53 में यह भी बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है दोस्तों, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। आप ध्यान दीजिए। अब आती है बात राष्ट्रपति की योग्यता की। तो राष्ट्रपति की योग्यता जो है दोस्तों, वो अनुच्छेद 58 में वर्णन है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो निम्न योग्यताएं राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी है दोस्तों। पहला योग्यता जो है वह भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा योग्यता जो है आपका वो है न्यूनतम एज जो होता है राष्ट्रपति का दोस्तों, वो 35 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। एंड फोर्थ जो है वो है लाभ के पद पर ना हो। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं लाभ के पद जो है इसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से गवर्नमेंट की कोई सेवा या फिर किसी प्रकार से निर्वहन कोई सुविधाएं कर रहा है, उस पर वह वेतन, फीस या फिर कोई अन्य सुविधाएं मिलता है उसे गवर्नमेंट की तरफ से, तो वह लाभ के पद माने जाते हैं दोस्तों, निर्वाचन से संबंधित हम लोग जो है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है दोस्तों, पहला टॉपिक जो है संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों, वो निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया निर्वाचित सदस्य? देखिए, जो संसद में होते हैं दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा की 14 लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि भारत में एक बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा सिस्टम है भारत में। मान लीजिए जैसे वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं, यह 14 लोगों को मनोनीत जो है यहाँ मनोनीत रखे हैं। यदि नेक्स्ट टाइम फिर से चुनाव लड़ना चाहिए तो ये 14 लोग इनके फेवर में आ जाएंगे। इसलिए ऐसा कहा गया कि निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत सदस्य में ऐसे में सम्मिलित किए जाएं। दूसरा जो है दोस्तों, वो है राज्य की विधानसभाएं, विधानसभा से निर्वाचित सभी सदस्य। ध्यान दीजिए, राज्य के विधानसभा से निर्वाचित सभी सदस्य जो होते हैं ये भी भाग ले सकते हैं, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी भी सम्मिलित है। दिल्ली में विधानसभा है और पुदुचेरी में भी सम्मिलित जो है विधानसभा है। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है कि नहीं। तो दोस्तों, राइट आंसर है नहीं लेता है। क्योंकि देखिए, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। यही एग्जाम्पल लीजिए, आपके यूपी में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है और एमपी में विधान परिषद नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा तो होगा नहीं कि एमपी का में विधान परिषद नहीं है, यूपी जो है विधान परिषद जाके वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव ले, एमपी ना ले, यह प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए विधान परिषद को इन सेवाओं से दूर रखा गया। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी है वो है कि कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है दोस्तों। कार्यकाल का वर्णन जो किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 56 में किया गया है। इसमें पहला टॉपिक है शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो आपका है, इसमें दोस्तों उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्याग देकर अपने पद से हटने के पहले, मतलब अपने सेवा से हट सकते हैं, पहले हट सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो राष्ट्रपति होंगे वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं कार्यकाल के पहले। मतलब कहने का मतलब मेरा यह था दोस्तों, यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तब क्या होगा। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो होते हैं दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तब क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी सौंप सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यह भी इनको पर महाभियोग लगा हटाया जाता है। दोस्तों, महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आपको इसके आगे बताएंगे महाभियोग कैसे लगता है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति होती है वो कैसी होती है। तो दोस्तों,
राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है एंड अप्रत्यक्ष विधि से होती है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष विधि से जो हम लोग राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, आप ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति को चुनाव जो करते हैं हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्तियों की। तो दोस्तों इसको कहते हैं क्या, वीटो पावर कहते हैं। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की निषेधाधिकार शक्तियाँ होती हैं। पहला है संपूर्ण निषेधाधिकार, दूसरा है निलंबनकारी निषेधाधिकार एंड तीसरा जो है आपका जेबी निषेधाधिकार। तो हम लोग इसको एक डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो संपूर्ण निषेधाधिकार शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती है, जैसे संसद में कोई बिल या फिर विधेयक पारित होता है दोस्तों, तो वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है। यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वह विधेयक जो होता है पूर्णतः वहीं समाप्त हो जाता है। यह विधेयक का बिल कहीं कभी भी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब यही दोस्तों, संपूर्ण निषेधाधिकार शक्तियाँ, मतलब इस पर राष्ट्रपति एकदम से कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, विधेयक हस्ताक्षर अगर नहीं करेंगे तो विधेयक बिल नहीं बनेगा, कानून नहीं बन सकता है। दोस्तों बात करते हैं अगली जो है निलंबनकारी निषेधाधिकार शक्तियाँ की। तो दोस्तों निलंबनकारी निषेधाधिकार शक्तियाँ क्या होती हैं, जैसे देखिए संसद में कोई विधेयक आपका पारित करने के लिए वहाँ से राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए दे दिया जाता है और राष्ट्रपति यदि उस पर पुनर्विचार करने के लिए संसद में वापस भेज देता है, ठीक, यदि वहाँ संसद फिर से उस बिल को पारित कर दे तो उस समय जो राष्ट्रपति होंगे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बिल हो, जैसे अपने मोदी जी कोई बिल पास कराना चाह रहे हैं, अब भाई अगर संसद पूरा पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को मजबूरन उस पर हस्ताक्षर करने के लिए दोबारा अगर भेज दिया गया तो दोबारा उसको हस्ताक्षर करना ही करना पड़ेगा। इस समय राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर के लिए बाध्य हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो अपना है जेबी। दोस्तों जेबी वीटो या फिर जेबी निषेधाधिकार शक्तियाँ जो होती है वो जैसे संसद में अगर कोई विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए कि आप इस पर हस्ताक्षर करें, तो राष्ट्रपति न तो उस पर हस्ताक्षर करें और न ही पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेजें, तो ऐसी स्थिति में वह विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेते हैं। तो इस स्थिति में जो होती है कोई भी संसद की कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी सदस्य उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो पद होती है सर्वोच्च पद होती है दोस्तों, इसलिए कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। दोस्तों जेबी वीटो निषेधाधिकार जो है, जेबी निषेधाधिकार शक्तियाँ जो है, यह सबसे पहले या फिर एक ही बार अभी यूज हुआ है 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा, उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति थे, इन्होंने डाक संशोधन विधेयक पर जो है जेबी वीटो अधिकार का प्रयोग किया था दोस्तों। यही अकेला जेबी वीटो अधिकार अभी तक प्रयोग किया गया है। तो अगला जो टॉपिक हमारा है राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने का क्या प्रोसेस है। हम इसको फिर से डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रक्रिया होता है वह संविधान उल्लंघन के दौरान 3 स्टेप में पूरे किए जाते हैं। स्टेप फर्स्ट में दोस्तों क्या होता है कि यह पहला नंबर जो राष्ट्रपति के संविधान उल्लंघन में महाभियोग प्रक्रिया होता है वो किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन से स्टार्ट किया जाता है। तो पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों, किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों की जो संख्या होती है उनकी कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा यह आरोप राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। और दोस्तों यह नोटिस जो है राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले दिया जाता है। यदि उसी सदन में स्टेप नंबर 2 पाते हैं, यदि उसी सदन में दोस्तों 2/3 सदस्यों ने उस प्रस्ताव को पारित कर दिया तो वह प्रस्ताव अगले सदन में जाएगा। यानी लोकसभा से अगर स्टार्ट हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा में जाएगा। यदि दोस्तों राज्यसभा में गया तो वहाँ पर भी अगर वहाँ के जो सदस्य होते हैं 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो उसी तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया पूरा हो जाता है और राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है। दोस्तों यह था महाभियोग का प्रक्रिया। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति की अधिकार। दोस्तों राष्ट्रपति जो है अपने अधिकार के अनुसार निम्न लोगों की नियुक्तियां कर सकता है। पहला जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, यानी जो मंत्रिपरिषद होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है उनको। दूसरा जो नियुक्ति है दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। तीसरा जो है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है दोस्तों। एंड फोर्थ वन इज लोकसभा सेवा के आयोग जो होते हैं उनके अध्यक्ष के और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के अभिन्न अंग होते हैं, ध्यान दीजिए। अगला बात जो है इसमें संसद द्वारा पारित विधेयक या राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कोई कानून बनता है। इसका मतलब दोस्तों संसद द्वारा पारित विधेयक या बिल जो होता है अगर उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दें
तो वह जो विधेयक है एक्ट बन जाता है। जैसे जीएसटी पहले बिल था, विधेयक था दोस्तों, उस पर जब राष्ट्रपति द्वारा मुहर लगा दिया गया तब से वो जीएसटी एक्ट बन गया। तो दोस्तों यही कहा गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। नेक्स्ट बात जो है दोस्तों वो ये है कि राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र को प्रारंभ या बंद कर सकते हैं, ये उनके पास अधिकार होता है। दोस्तों राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार होता है कि वह किसी भी आपराधिक सज़ा को माफ़ कर सकते हैं या फिर उस सज़ा को न्यूनतम कर सकते हैं। दोस्तों न्यूनतम का मतलब ये है, जैसे किसी को फांसी की सज़ा हुई है तो उसको या तो माफ़ भी कर सकते हैं या तो उसको उस फांसी की सज़ा को चेंज करके उम्र कैद में कर देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, और दूसरा जो राज्य के राष्ट्रपति शासन, एंड तीसरा जो होता है वित्तीय आपातकाल। ये तीनों शक्तियाँ हैं दोस्तों। भारत में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति जो है वो 3 बार लगी है। पहली राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति जो लगी थी 1962 में लगी थी, उसमें भारत और चीन युद्ध था दोस्तों। बाद में दूसरी राष्ट्रीय आपातकाल जो शक्ति लगी थी 1971 में लगी थी, उस टाइम जो था भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध था। और 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति लगी थी जो वो थी दोस्तों आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। और जो वित्तीय आपातकालीन है दोस्तों अभी तक भारत में यह नहीं लगा है कभी भी। राज्य के राष्ट्रपति शासन आप देखे होंगे बहुत बार लगे हैं। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 52 में यह वर्णन है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 61 जो है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित। ये तीनों अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बार बार ऐसे पूछे। दोस्तों सर्वाधिक समय तक जो राष्ट्रपति रहने का गौरव है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को है, वो सर्वाधिक समय के रहे हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जी जो हैं, यह निर्विरोध जो है राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद आती है आपका जो है ये प्रतिभा देवी पाटिल जी जो हैं, ये आपकी प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों ये थे मेरे वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।